Good morning students, how are you? Today we are taking our remaining part of the political science and this chapter is related to the peace. So this is chapter regarding to peace, so we can imagine that ki how major factors which are determined for the peace or which factors which are create a violence situations. So in the previous topics we have clear there is ki peace is compulsory, but one more thing we have seen, that is the negative meaning of peace. Ki someone has said that ki whenever if all everywhere peace will be sustained, so how the civilization will develop. So both of aspects can we have seen in the negative manner and in the positive manner. But in this segment, in this part, we will clear ki what kind of major factors can be seen in our society which are determined for the internal violence of in the country, within the country. So बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इंटरनल सोसाइटी में होती हैं जिनकी वजह से भी हमारी सोसाइटी में जो पीस की हम कल्पना करते हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर पाती, वो सस्टेन नहीं रह पाती. तो वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पीस नहीं चल पाती. सो वी विल लुक one by one all these factors. Our today's contest, that is the forms of structural violence. Our today's content is the major forms of structural violence. क्लियर. सो स्ट्रक्चर वायलेंस में अगर हम देखें इनके हमें पूरे वर्ल्ड वाइड मेंशन करना है. तो सम टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द कि चाहे हमारी इंडियन सोसाइटी हो चाहे वर्ल्ड की कोई भी सोसाइटी हो, तो मेन पॉइंट इज दैट कि व्हाट द सस्टेनेबल एलिमेंट फॉर द पीस. सो वी कांट से कि कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जहां पर कंप्लीटली सस्टेन हो सकता है पीस. कुछ ना कुछ इंटरनल एक्सटर्नल एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से सोसाइटी में सिस्टम इफेक्ट करता है. तो वी विल क्लियर दैट इज ये जो हमारा कंटेंट है ये हमारा फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू लास्ट पॉइंट कवर अप हो गया. इसमें से हमें कुछ पॉइंट सेलेक्ट करने हैं. जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल दें दैट इज द कास्ट सिस्टम. पहला अगर हम बात करें कास्ट सिस्टम, क्लियर. अब हम इसको एलिब्रेट करेंगे, हम इसको डिक्टेट करेंगे. तो पहला पॉइंट हमें मिल गया कास्ट सिस्टम. ट्रीटेड सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल एज द अस्पृश्य और अनटचेबल, यानी कुछ लोगों के साथ बड़ा ही अनटचेबल बिहेव करते हैं. जैसे अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में भी कास्टिज्म है और हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू इसको रिमूव करने की भी कोशिश की है. आर्टिकल 17 यू हैव एवरीबडी नोज. So that's, but it is also present in today's era. Whenever we have mentioned in the constitution, but after that in some places we can see it very clearly. So that हर कंट्री में ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं कास्टिज्म के बेसिस पर पीस के लिए अपने राइट्स के लिए वायलेंस होती है. जहाँ वायलेंस होगी तो फिर पीस कैसे होगी. ठीक है. तो कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पीस को अफेक्टेड करते हैं. सो हम यहाँ से करेंगे द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सब्जेक्ट एंड टू द सोशल एक्सक्लूजन एंड द deprivation of the war short. The country is struggle to years scarce and the rallies of the ugly custom. So while social order based class appears the more flexible. So in the developing countries, the majority of laboring class are confined in formal sector where the wages and the condition of work are assembled. अब असम्बल का मतलब होता है असमान होता है, यानी कि कुछ ऐसे कंट्रीज होती हैं जब वेजेस यानी वेतन बिल्कुल इक्वल नहीं होते. किसी को सेम काम के लिए ज़्यादा वेतन मिलता है तो किसी को कम वेतन मिलता है. तो अब जब ऐसी सिचुएशन है तो सोचिए क्या सेटिस्फेक्शन होगा, क्या पीसफुली एनवायरमेंट होगा? नो. सो अगेन वी कैन से दिस इज द स्ट्रक्चरल वायलेंस. दिस इज द रीजन फॉर द स्ट्रक्चरल वायलेंस. यानी हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसे, हमारी सोसाइटी ऐसे कि ये सब चीजें उसमें नजर आती हैं. सेकेंड,
फर्स्ट हम कास्ट बेसिस पर लिख सकते हैं। सेकंड अगर हम बात करें रहते हैं पैट्रियार्की सिस्टम। पैट्रियार्की का मतलब होता है पितृसत्तात्मक। पैट्रियार्की सिस्टम, हमें इसको भी एक्सप्लेन करना होगा। ओके, तो ये मैं आपको यहाँ शॉर्ट पॉइंट लिख के बता रही हूँ, बट यू विल बी एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट विच इज गिवन इन योर बुक। ओके, सो हर पैराग्राफ के आपको 3-4 लाइन लिख करके इसको एलिब्रेट करना होगा। 6 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, सो पैट्रिकल सिस्टम देखिए क्या होता है। अगर हम हमारी इंडियन सोसाइटी की बात करें तो हमारी इंडियन सोसाइटी में आज भी अगर देखें तो पैट्रिकल सोसाइटी है। पैट्रिकल का मतलब पितृसत्तात्मक सत्ता, जहाँ पर वुमेन्स को बहुत कम राइट्स दिए जाते हैं। बट आज की कंडीशन में देखें तो इक्वल राइट्स की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारी वुमेन्स ऐसी हैं जो आज भी अपनी राइट्स को यूज नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल्स पर, यानी हमारे जो अपने घर के जो मेल मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर छोड़ देती है, इसलिए वो हमेशा डिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि हमारा एक कस्टम चला आ रहा है, हमारी एक प्रथा चली आ रही है कि हमारे यहाँ जो भी डिसीजन लेते हैं पुरुष लेते हैं। तो हमारी सोसाइटी का एक नेचर ही बन गया है, दैट इज द पैट्रिकल सिस्टम, पितृसत्तात्मक सत्ता। लेकिन अगर सोचो कुछ वुमेन्स ऐसी हैं जिनको लगता है कि नहीं, हमें अपने राइट्स को यूज करना चाहिए, हम अपने आप को कैसे पीछे रखें, तो इट इज द अनदर रीजन फॉर द वायलेंस। सो इट इज द बेस ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस कि अब हमें भी अपने राइट्स चाहिए, तो इसीलिए हमें बराबर से दर्जा चाहिए। जैसा आप पैट्रिकल मानते हो ऐसे मैट्रिकल्स भी मानो, यानी मात्र सत्तात्मक सत्ता भी होनी चाहिए। ओके, तो दोनों के बीच जब आर्ग्यूमेंट्स होगा तो पीस कैसे रहेगी? नो। सो दैट्स द अनदर रीजन फॉर द इफेक्टेड ऑफ स्ट्रक्चरल पीस सिस्टम, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी इनबिल्ट है। हम इसको रिमूव करना चाहे तो नहीं हो सकते, क्योंकि it can be seen from the ancient time, प्राचीन काल से चली आ रही है। So patriarchy formed the social organization that result of the systematic subordination and the discrimination against women. In the manifestations includes selective abortion of females, girl child, girl marriage, wife bettering, dowry, related crimes, sexual harassment and the workplace rape, honor killing, that ये सारी चीजें हैं जो एक हमारी सोसाइटी में शो करती हैं कि आज भी पुरुष प्रधान हमारा समाज है। आप आज की सिचुएशन देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में भी बहुत पढ़ते हैं, डॉरी सिस्टम हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, गर्ल चाइल्ड्स की डेथ हो गई। तो दीज फैक्टर्स डिटरमाइन फॉर द स्ट्रक्चरल वायलेंस। थर्ड, दैट इज द कॉलोनियलिज्म। थर्ड फैक्टर कॉलोनियलिज्म। देखिए, ये थोड़ा सा सोसाइटी का वो फैक्टर्स है जहाँ पर सोसाइटी के पर्सन्स, यानी कि जो हमारे समाज में हमारी कंट्री के जो पॉलिटिशियंस हैं, या अगर हम बात करें हमारे हेड ऑफ द सोसाइटी, व्हेनेवर दे हैव नॉट यूज्ड देयर पावर एंड सम अदर हैव कैप्चर ऑन द देयर सिस्टम। जैसा कि अगर हम बात करें, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कैप्चर किया था, हमें अपनी कॉलोनी बनाया था। तो दिस इज द बेस ऑफ एनी कंट्री कि आपको कोई और देश अपनी कॉलोनी बना सकता है, अपना वर्चस्व आपके ऊपर डाल सकता है। तो इस तरीके से ये सिस्टम हमें ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये जो प्रथा है ये एक बनी हुई है कि हमेशा कमजोर के ऊपर शक्तिशाली राज करता है। तो जो छोटे देश हैं, कमजोर देश हैं, जो जिनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, जिनकी इकोनॉमिक पोजीशन बहुत स्ट्रांग नहीं है, सो दे हैव सफर एट द वेरी ऑफ टाइम। जितने भी बड़े कंट्रीज हैं वो उनको अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, अपना उपनिवेश बना लेते हैं, अपना मार्केट बना लेते हैं और वहाँ पर अपने मनमाने रूल्स अप्लाई करते हैं। सो दिस इज द, जब अब वहाँ के लोग जब जागेंगे, अवेयर होंगे कि अरे विदेशी ने हम पर रूल किया हुआ है, हमारे यहाँ कॉलोनी सिस्टम डेवलप किया हुआ है, तो नो डाउट वो क्या करेंगे, रियॉर्ट्स करेंगे, मूवमेंट्स करेंगे, विद्रोह करेंगे, आवाज उठाएंगे। तो इससे क्या इफेक्ट होगी? पीस, इससे शांति व्यवस्था भंग होगी। सो दिस इज द already based on the structural violence. Clear, students? In the sense of prolonged direct subject
of a people. So alien rule is now a rare phenomenon. यानी कि बहुत कम हो गया है ये. But the ongoing Philistine struggle against the Israeli domination so that it is not disappear completely. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल ने अपनी कॉलोनी आज भी बनाई हुई है. वैसे तो बहुत हद तक अब कॉलोनिज्म को हमने अपोज कर दिया है, लेकिन एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिलिस्तीन स्ट्रगल अगेंस्ट इजरायली डोमेन्स. इजराइल ने किसके ऊपर डोमेन किया हुआ है? फिलिस्तीन के ऊपर. तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, हालांकि हम बंद कर चुके हैं, बट ये एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है. जैसे यूरोपियन इंपीरियलिस्ट कंट्रीज रिकवर कंप्लीटली फॉर द फॉर्म्स ऑफ मेनफुल एक्सप्लॉयटेशन बाय द सफरिंग ड्यूरिंग कॉलोनी एरा. कि जो पहले यूरोपियन कंट्रीज दूसरे कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाते थे, हालांकि अब उन्होंने उसको कम कर दिया. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ रेसिज्म एंड द कम्युनलिज्म. फोर्थ, रेसिज्म एंड कम्युनलिज्म. रेसिज्म जो कलर के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, और कम्युनलिज्म जो किसी कम्युनिटी को लेकर, जाति के ऊपर जो कम्युनिटी होती है उसको लेकर, जिसको हम संप्रदाय कहते हैं, उसके बेसिस पर होने वाला डिस्क्रिमिनेशन. दैट इज द फोर्थ रीजन विच इज कैन बी सीन इन द स्ट्रक्चरल वायलेंस विच इफेक्ट द पीस. क्लियर? तो रेसिज्म आपको पता ही है कि through the notion humanity can be divided into distinct race, the scientifically supervised. It had been used to justify indigenous practices such as the Negro slavery in the United States of America. ये examples हैं. Negro लोगों को slave बनाया जाता था USA में until 1865. The slaughter of Jews in Hitler Germany. तो slaughters मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं, ज्यूज जो थे उनको हिटलर ने बनाया था. एंड अपार्थेड अ पॉलिसी फॉलो अंटिल 1992 बाय द व्हाइट कंट्रोल गवर्नमेंट इन द साउथ अफ्रीका. और साउथ अफ्रीका में जो एक कॉलोनियल सिस्टम डेवलप किया था, यानी कि ब्लैक और व्हाइट का डिस्क्रिमिनेशन था. सो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन स्टिल कंटिन्यू covertly in the West and now often directed against the immigrants, the countries in Asia, Africa and Latin America. ये तीनों आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका. So communalism may be seen as a South Asian counterpart of racism where the victims to be minority religious group. अगर किसी माइनॉरिटी ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं तो नो डाउट आपके साथ रेसिज्म के बेसिस पर, कम्युनलिज्म के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. सो दिस इज द बेसिक कंडीशन विच अफेक्ट इंटरनल पीस. किसी देश के आंतरिक शांति को बहुत हद तक भंग करते हैं. जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें कि निग्रोस लोगों को दास बनाया जाता था अमेरिका में. निग्रोस मतलब जो साउथ अफ्रीका से लाए जाते थे, जो जिन काले होते थे, तो वो सिस्टम खराब था. दूसरे माइनॉरिटी में भी थी, उनकी संख्या कम थी. दूसरा एग्जाम्पल हिटलर ने ज्यूज को बनाया था. क्लियर? इसके अलावा एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में इस तरह के एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट, फिफ्थ अगर हम बात करें, दैट इज कि द साइकोलॉजिकल एंड द टेंजिबल हार्म. साइकोलॉजिकल एंड टेंजिबल हार्म. शारीरिक अक्षमता की अगर हम बात करें या मानसिक अक्षम लोग, ऐसे लोग जो किसी शारीरिक पीड़ा से सफर करते हैं या फिर साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक कारणों से सफर करते हैं, तो ये सिस्टम हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है. बाय द विक्टिम्स वायलेंस ऑफर क्रिएट द ग्रीवेंसेस दैट पर्सिस्ट ओवर जनरेशन. जो जनरेशन उनसे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करती है. तो by the same incident over remark, we have example the long-term grievances being honored by the communities against other South Asia, such as something from the violence unleashed during the partition of British India in 1947.
ये एक एग्जाम्पल हम अपने इंडिया का भी ले सकते हैं कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ थे यानी 1947 से पहले, तो हमें कितना ज़्यादा साइकोलॉजिकल यानी मानसिक तौर पर और टेंजिबल यानी शारीरिक तौर पर नुकसान हुआ था। हमें ज़बरदस्ती जेलों में बंद कर दिया जाता था, हमें ज़बरदस्ती टैक्स भरने के लिए फोर्स किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मनोवैज्ञानिक इसलिए हमारी जो साइकोलॉजी है वो बहुत हद तक नेगेटिव हो चली थी। तो ये एक जो सिस्टम है, ये एक जो कस्टम है, ये बहुत हद तक इफेक्ट करता है सोसाइटी में रहने वाले लोगों को और उनकी बनने वाली धारणा को। तो जब धारणाएं अलग अलग हो जाती हैं, विचारधाराएं अलग अलग हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आकर के वो टकराती हैं और वो टकराहट वायलेंस में चेंज हो जाती है। एंड सो दैट देयर इज द रीजन फॉर द वायलेंस। So this is the base, this is can be seen in the structure violence, and the just lasting peace can be attained only by the articulating and the removing the latent grievances causes of conflict through the process of dialogues. Hence the ongoing attempt to resolve the problems, यानी कि ये 5 पॉइंट हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से हमें एक सिस्टम को मेंटेन करके रखना है सोसाइटी में। तो ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। आप इसमें 5-6 पॉइंट भी बना सकते हैं। एक पॉइंट को आप वेजेस वाले को ले लेना, यहाँ पर कि जो वेजेस वाला है ना, वेजेस के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्लियर? चलो मैं आपको लिख के बता देती हूँ आप उसमें से, ताकि आपके 6 पॉइंट हो जाएंगे। 6 wages and working condition। ठीक है कि वो डिफरेंस होती है, तो नो डाउट उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो ये 6 पॉइंट आपको करने हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से स्ट्रक्चरली हमें ये मिलते हैं। तो 6 पॉइंट को आपको डिस्क्राइब करना है, इनको एज इट इज लिखना नहीं है। ऑल्सो मेंशन इन ईच ऑफ पॉइंट 4 to 5 लाइन्स। लॉन्ग आंसर है आपका ये, 6 मार्क में आपके पास आ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यूनेस्को से रिलेटेड है। एलिमिनेटिंग वायलेंस, किस तरीके से एलिमिनेट किया जाए, रिमूव किया जाए, उसके लिए एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें है यूनेस्को। यूनेस्को, अब आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। दैट इज द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको पता चल गया। यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, एस फॉर ई फॉर एजुकेशन, एस फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। इन्होंने एक ऑब्जर्व करके अपनी स्टेटमेंट दी है कि सिंस वॉर बिगिन the minds of man, and it is the minds of man that defense of peace must be constructed. So that is means कि यूनेस्को ने क्या डेफिनेशन दी है पीस की, दैट इज कि एक व्यक्ति के दिमाग से ही वायलेंस शुरू होती है और उसके दिमाग में नहीं आता है कि वायलेंस को कैसे खत्म किया जाए। सो दैट इज द सिस्टम। तो यहाँ आपको व्यू भी लिखने हैं। राइट द व्यू of UNESCO about violence। राइट द, क्लियर? एक क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म करना है। राइट द फुल फॉर्म और राइट द व्यू ऑफ यूनेस्को। क्या है इसका आंसर? वॉर बिगिन विद द माइंड्स ऑफ मैन एंड इट इज द माइंड ऑफ मैन टू डिफेंस ऑफ पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। क्लियर? यहां तक आपको लिखना है। ये है वायलेंस की डेफिनेशन, वायलेंस और पीस की मिक्स डेफिनेशन। सेवरल ओल्ड एज स्पिरिचुअल प्रिंसिपल एंड द प्रैक्टिसेस आर geared
priestly to fascination to such as the underwear. So इसमें आपको क्वेश्चन नहीं करना, लास्ट में लिखना, इट इज ऑल्सो रूटेड द सर्टेन सोशल स्ट्रक्चर, द एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस, द पीस अंडरस्टूड द हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस एंड द content people would be products such as society, so it can be never achieve one for all. क्लियर? ये आपको कुछ नहीं करना. अब हम एक लास्ट क्वेश्चन और अटेम्प्ट करेंगे 9.3 में से. तो 9.3 की इस पैराग्राफ के ऊपर हम रेडिंग लगाएंगे, कुछ नहीं है इसमें. इसका जो लास्ट पॉइंट है यानी 136 पेज पर, वो हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, दैट इज अबाउट सत्याग्रह. हाउ सत्याग्रह मेक स्टूड for peace. How did सत्याग्रह यानी कि जो गांधी जी ने किया था सत्याग्रह, मेक टूल, सत्याग्रह is make the base for peace. यानी कि सत्याग्रह एक बेस बना है किसके लिए? पीस के लिए. तो यहां हम एग्जांपल के साथ इसको देंगे कि दिस इज नॉट टू अंडर एस्टिमेट द पोटेंशियल ऑफ मिलिटेंट बट नॉन वायलेंस फॉर्म ऑफ द रेजिस्टेंस. तो हम इसमें बताएंगे हमारे यहाँ का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल ओबीडियंस मूवमेंट. सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया था, इज अ मेजर मोड टू सच एज द स्ट्रगल. इट हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड टू मेक एन द डेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशन. किसी से सत्य के लिए आग्रह करना यानी किसी से अपनी बात मनवाना ताकि एक पीसफुली कोएग्जिस्टेंस रहे. सो इट इज कंपल्सरी. यूज्ड टू मेक अ डेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑपरेशन. द प्रोमिनेंट इंस्टेंस बीइंग गांधीज डिप्लोमेट ऑफ सत्याग्रह ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट. और इसको किसने यूज किया था? यूज्ड बाय गांधी जी in during of freedom struggle. क्लियर? आपको पता है कि फ्रीडम स्ट्रगल जब चला था गांधी जी ने इसको यूज किया था और बहुत हद तक पीस को मेंटेन करने में, शांति अवस्था को बनाए रखने में गांधी जी ने इसका सहारा लिया था. तो गांधी took a stand for the justice and appeal for the conscience and the British rulers. यहाँ तक हमें करना है. So who used this? गांधी जी used what? Civil disobedience movement. यानी जो सत्याग्रह होता है, यानी गांधी जी के जितने भी सत्याग्रह मान लीजिए, चाहे वो उन्होंने साउथ अफ्रीका से किया हो, चाहे उन्होंने इंडिया से किया हो, सो ऑल दैट डिटरमाइंड फॉर किस लिए? कि दे हैव अगेंस्ट द वायलेंस. अहिंसा के हिंसा के वो खिलाफ थे. नॉन वायलेंस को उन्होंने हमेशा से प्रमोट किया है. तो जैसे उन्होंने ब्रिटिशर से बात करी थी, आपको पता है, बड़े आग्रह पूर्वक से, शांतिपूर्वक से, विनम्र निवेदन करके उन्होंने रिक्वेस्ट किया था. तो काफी हद तक ब्रिटिशर्स उनकी बातों से इन्फ्लुएंस भी हुए थे. अब जब स्थिति कंट्रोल के बाहर हो जाती है तो नो डाउट उन्होंने कुछ स्टिफनेस भी दिखाई थी, कुछ रिजिड भी हुए थे चीजों को लेकर, बट कभी भी उन्होंने वायलेंस को फेवर नहीं किया था. आपने देखा होगा जब जब भी उन्होंने अपोज किया, चाहे वो सिविल डिसओबीडियंस के थ्रू किया, चाहे नॉन कॉपरेशन के थ्रू किया, वट एवर, कि उन्होंने एक जो आवाज उठाई वो ये था कि उसमें वायलेंस नहीं होना चाहिए. किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हत्याएं वगैरह वगैरह ये सब कुछ नहीं होना चाहिए. तो अपनी बात कुछ इस तरीके से रखो कि सामने वाला इन्फ्लुएंस हो. तो इस सारे जो मोमेंट्स हैं उनका एक एग्जांपल हमने सत्याग्रह के रूप में कर दिया. सो सिविल डिसओबीडिएंट एंड नॉट अ पार्टिकुलरली, यू कैन ऑल्सो मेंशन द नॉन कॉपरेशन, खिलाफत मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, वट एवर. सो ऑल मूवमेंट्स विच इज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स victims. Gandhiji wants to very peacefully manner, use by the peacefully manner and avoid
वायलेंस। किसी भी तरीके से अगर बातों का समस्या का समाधान बातों से हो सकता है, आमने सामने बैठकर हो सकता है, तो हम हिंसा का सहारा क्यों लें? तो गांधी जी इसमें ही विश्वास करते थे। तो जैसा यूनेस्को ने कहा है कि एक व्यक्ति के माइंड से ही हिंसा शुरू होती है और उसके माइंड से ही खत्म होती है, कि अगर मैंने सोच लिया कि आज मुझे पिटाई बनानी है तो फिर बनेगी, और पता लगा कि सब आज नहीं, बच्चों को मारना गलत बात है, तो मैंने ही अपने माइंड में ये स्ट्रेटेजी प्रिपेयर की। तो हम मनुष्य ही हैं जो इस सोसाइटी को पीसफुली बना सकते हैं और उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। सो आपने भी सुना होगा ना कि गांधीगिरी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। की जबरदस्ती आप जैसे किसी के वो सुन रहे हो, क्या बोलते हैं, अत्याचारों को सहन कर रहे हो कि भाई मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो आपको ये क्वेश्चन भी एग्जाम्पल आपके होमवर्क में करने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो इफ डिड नॉट वर्क, the put moral and the political pressure on them by then launching a mass movement involving open but non-violent breaking of unjust law, drawing inspiration from them. अब एक और क्वेश्चन हमें करना है मार्टिन लूथर किंग का, which is similar battle in 1960 against the anti-black racial discrimination in the USA. तो हम यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे बना देते हैं, राइट अबाउट मार्टिन लूथर किंग, राइट अबाउट मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग के बारे में लिखना है। ये एक रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे। इन्होंने एक बैटल किया 1960 में यूएसए में अगेंस्ट द एंटी ब्लैक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कलर के खिलाफ। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में डालना है। तो महात्मा गांधी वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, राइट अबाउट द मार्टिन लूथर किंग। आपको आंसर यहाँ से आपको करना है कि Martin Luther King wages a similar battle in 1960 against the anti-black racial discrimination in USA. Clear students? I hope बहुत easy लगा होगा कंटेंट आपको। जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं आप करते जाइए, सॉल्व करिए, लर्न करिए, जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको डिस्कस करिए। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, यूज योर टाइम एंड डू योर स्टडी। एग्जाम इज बहुत नज़दीक है आपके एग्जाम। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय।